अभी शादी को 1 महीना 6 दिन बाकी थे। अचानक ही एक खबर मिलती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। जैसे ही तबीयत खराब की सूचना मिलती है तो सास अपने दामाद को देखने के लिए उसी घर पहुंच जाती है। पहली बात थी और पहली ही मुलाकात थी। अभी तक तो दोनों सिर्फ फोन पर बातचीत किया करते थे। सुबह से लेकर के शाम तक के लिए सास गई हुई थी, लेकिन दामाद वहां पर जिद करने लगता है कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आज आप यहीं पर रुक जाओ। सास जैसे ही उस रात रुक जाती है तो वो दोनों एक साथ एक बिस्तर पर ही सो जाते हैं और इस बात का किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया था कि इनके बीच में आखिरकार ये हुआ क्या है। अगला दिन निकलता है, सास जाने लगती है, फिर दामाद कहता है कि और रुक जाओ। फिर रुकते रुकते 5 दिन हो जाते हैं और दोनों 5 दिन तक ऐसे रहते हैं साथ जैसे कि मियाँ और बीबी या फिर पति या पत्नी रहते हों। इसके बाद शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। अभी शादी में लगभग 9 दिन का समय बाकी था और पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों घर से अचानक ही लापता हो चुके हैं। अब ये कहानी सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर वायरल होने लगती है कि हर किसी की जुबान पर यही बात चढ़ जाती है कि आखिरकार सास और दामाद ने ये सब क्या किया। आज के इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी जो लोगों के सामने पहुंचती है, सास को दामाद से और दामाद को सास से जो मोहब्बत होती है, जो इश्क होता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है और लड़की जिससे की शादी हो रही थी उसके साथ क्या होता है आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। जिला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मनराग और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर। कायस्थ उसका नाम होता है। दरअसल इस गांव की रहने वाली एक महिला का नाम होता है सपना देवी। सपना देवी अपने पति जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है उससे वो कहती है कि देखो अभी शादी में कुल 9 दिन अभी बाकी है और 6 अप्रैल 2025 की ये तारीख आ चुकी है। आपको मेरी बहन के यहाँ पर जाना चाहिए और जाकर के आप वहाँ पर कार्ड दे करके आइए। अगर आप कार्ड दे करके आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ देर हो जाएगी और हमें अभी बहुत सारे काम भी करने हैं। जैसे ही पति जीतू उर्फ जितेंद्र ने यह बात सुनी, वो अपने पत्नी सपना देवी की बात सुनता है और उसके बाद सीधा उसके बहन के घर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वहाँ कार्ड वार्ड दे करके जो आसपास के इलाके थे, जो बेटी की शादी के कार्ड बंटने थे, वो कार्ड वहां पर दे करके जब वो वापस लौट करके आता है तो 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। जीतू ने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है। तो बेटी कहती है कि पिताजी वो तो शाम 4:30 बजे के आसपास घर से निकल चुकी है और ये कह रही थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ खरीदारी करनी है और थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, उसने अपने पत्नी को फोन मिलाया। फोन मिलाने के बाद अपने पत्नी से बातचीत करने की जैसे ही कोशिश की तो पत्नी ने कहा कि मैं बस अभी पहुंचने वाली हूँ, यानी कि वो अगले 1 घंटे तक रात के 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक लगातार फोन लगाया जाता है उसको। और उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम सपना देवी होता है, सपना देवी कोई ना कोई बहाने कर रही थी, अभी आने वाली हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, इस तरीके की वो बहाने कर रही थी। कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता है और अचानक ही नंबर फिर स्विच ऑफ आ जाता है। लेकिन जब नंबर स्विच ऑफ हुआ था तो आखिरकार ये उनको पता चल चुका था कि वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। जितेंद्र उर्फ जीतू ने अपने दामाद का फोन लगाया और दामाद से कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, जो मेरी पत्नी है यानी कि जो सपना देवी है वो तुम्हारे साथ है, मेरी बात तुम कराओ। पर शुरुआत में राहुल नाम का जिससे ये शादी होने वाली थी 16 अप्रैल 2025 को, तो उसके बाद उसने दामाद ने कहा कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की तो आखिरकार राहुल ये यहाँ पर कहने लगता है कि अब इसकी तुम चिंता करना छोड़ दो। 18 साल से तुम्हारे साथ ये रह रही थी, तुमने इसको कितना परेशान किया है, तुमने इसको कितना टॉर्चर किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था।
अब मैं पूरी तरीके से इनका ख्याल रखूंगा, पूरी तरीके से मैं अब इनके साथ रहूंगा और तुम देख लेना किसी भी तरीके से मैं इनको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। जैसे ये बात आती है, आखिरकार जो ससुर होता है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, इसके पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है कि दामाद ये कैसी बातें कर रहा है। और 10:30 बजे फिर नंबर बंद हो जाता है। नंबर जब बंद हो जाता है, बातचीत करने का जो साधन था वो टूट जाता है। अब जो ये जितेंद्र उर्फ जीतू होता है वो सोच करके परेशान था कि आखिर उसकी पत्नी ने क्या किया है, कहाँ गई है कहाँ नहीं। वो इंतजार कर रहा था क्योंकि हो सकता है कि पूरी रात निकल चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। पूरी रात बैठे बैठे वो इंतजार कर रहा था, दरवाजे पर लगातार टकटकी लगाए बैठा था कि कब उसकी पत्नी सपना आएगी और उस जो भी उसे लग रहा था, जो भी उसे डाउट हो रहा था, वो डाउट सिर्फ डाउट में ही रह जाएगा। उसकी पत्नी वापस आ जाएगी। पूरी रात निकल जाती है। इसके बाद जीतू आसपास के लोगों से बातचीत करता है, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करता है, परिवार के लोगों से बातचीत करता है। कहता है कि उसकी जो पत्नी है वो रात अचानक से गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। तभी घर वाले परिवार वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, पहले घर देखो कि घर में कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है। घर की जो अलमारियां थी, घर की जो चीजें थी वो देखी जाती है तो पता चलता है कि घर में लगभग 3.5 लाख रुपए जो थे वो नकदी गायब थे। साथ ही लगभग 5 लाख रुपए के जो जेवरात थे वो भी गायब थे। अब इतना देखने के बाद एक तो ये कि उसकी पत्नी गायब हो चुकी है, दूसरा ये कि नकदी और जेवरात वो भी गायब हो चुके थे। अब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने ही कुछ साथियों को लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि मडराग पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद कहानी सुनाता है पुलिस वालों को। कहता है कि साहब, अक्टूबर 2024 की ये बात है। राहुल नाम के एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। उसके पिता का नाम होरीलाल है, जो कि गांव मछरिया, थाना उसका जो लगता है वो दारो का होता है। मछरिया नंगला उसका थाना लगता है, जिसकी तहसील छर्रा लगती है, जिला जिसका अलीगढ़ लगता है। उससे उसकी बेटी की शादी तय हुई थी। बेटी जो कि उसकी 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी, नाम उसका शिवानी होता है। इन दोनों की शादी तय हुई थी। ये लगभग अक्टूबर 2024 के आसपास की बात है। इसके कुछ ही दिनों के बाद लगभग 1 महीना या फिर 1.5 महीने या फिर 2 महीने का समय बीता होगा और सास और जो दामाद थे वो दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दरअसल जब ये रिश्ता लगा था तब वो बीच में आ जाता है। वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रह करके फेरी का काम करता था, कपड़ों का व्यापार करता था। गांव-गांव जाकर के, शहर से जाकर के वो कपड़े बेचा करता था। इस तरीके का उसका बिजनेस, उसका व्यापार था। वो घर पर कम रहता था। अब जब भी वो घर पर फोन करता था तो पता चलता था कि उसकी जो पत्नी है वो दामाद से बात कर रही है। जब देखो तब 24 घंटों में लगभग 14 से 15 घंटे वो अपने दामाद से ही बातचीत किया करती थी। तब तक तो कोई शक नहीं था, लेकिन अब उसका अचानक से जो गायब होना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जब उसकी अंतिम बार बात हुई थी तो उसने कहा, शादी को 18 साल हो गए हैं, तुमने 18 साल इनको कितना परेशान किया है। वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, वो उसके साथ रहेगी, उसका वो पूरी तरीके से ख्याल रखेगा। साहब, उसके पत्नी को ढूंढ कर ला दीजिए। घर से 3.5 लाख रुपए की नकदी भी गायब है, लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात भी गायब है। बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिर करे तो क्या करे। फिर उससे पूछा जाता है कि वो कैसे मिले, कैसे बातचीत। तो फिर उसने कहा कि पहले तो सिर्फ वो बातचीत ही किया करती थी फोन पर, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसके पास फोन पहुंचता है। उस वक्त वो बेंगलुरु में ही अपना काम कर रहा था। पत्नी सपना देवी कहती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब है, पता चला है कि उन्हें जाकर के देखना चाहिए। जब बात देखने की आती है तो वो खुद कहता है कि जाकर के तुम देख आओ। पत्नी खुद कहती है कि मैं सुबह जाऊंगी या फिर शाम को वापस लौट करके आ जाऊंगी। लेकिन ना वो 1 तारीख को लौट करके आती है और ना 2 को लौट के आती है, ना 3 को लौट के आती है, ना 4 को लौट के आती है और ना ही वो 5 को लौट करके आती है।
5 रात वो अपने दामाद के साथ ही रहती है। तब तो हमें अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब ये साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि इन दोनों के पहली बार ये 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को फिजिकल रिलेशनशिप बने थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। शायद यहीं से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है, इसलिए आप इसमें मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने कहते हुए कहा कि ठीक है, इसकी तहरीर दे दीजिए, हम इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। इन दोनों का जो नंबर था वो सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। साथ ही इनके जो मोबाइल की कॉल डिटेल जो थी उसको निकालने की कोशिश की जाती है। साथ ही उनकी जो लोकेशन थी उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। पूछा जाता है कि आखिरकार शादी कब थी, कब नहीं थी। तब एक बात यहाँ पर सामने आती है। 16 अप्रैल 2025 को गांव के अंदर ही शादी होनी होती है। वहीं पर टेंट का इंतजाम होता, वहीं पर सब कुछ खाने पीने के लिए हलवाई कर दिए गए थे, सामान पूरा खरीद लिया गया था, कार्ड बांट दिए गए थे। वो 25 मार्च को वापस लौट करके आता है और जब 25 मार्च को वापस लौट करके आया तो उसने जब भी अपनी पत्नी को देखता था, पत्नी हर वक्त बातचीत किया करती थी। पूछता था कि तुम किससे बातचीत कर रही हो, तो वो कहती है कि दामाद से बात कर रही हूँ। उसे लग रहा था कि दामाद का और सास का जो रिश्ता होता है माँ और बेटी की तरह होता है। उसके दिमाग में, उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया, लेकिन जो दामाद और जो सास होती हैं, इन दोनों के मन में इतनी गंदगी पल रही थी, किसी ने इस बात का अंदाजा तक नहीं लगाया था। 1 अप्रैल 2025 की ये बात है। दामाद ने फोन करके कहा था कि ससुर जी यानी कि पापा जी, मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर दो। जब बात मोबाइल की गिफ्ट करने की आती है तो वो वीवो का मोबाइल गिफ्ट करता है, जिसकी लगभग कीमत 20,000 के आसपास होती है। वो मोबाइल किस्तों पर लिया गया था और किस्त पर लेने के बाद उसे दे दिया जाता है। वो ये नहीं जानता था कि इस फोन का भी वो गलत इस्तेमाल करेगा। आखिरकार इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, ये पता निकालने की पूरी कोशिश करती है। जब ये जानकारी जुटाई जाती है, खुद जितेंद्र से यहाँ पर बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि तुम दोनों की शादी कब हुई थी और जो तुम्हारी पत्नी है, हालांकि पत्नी का असली नाम है अपना देवी, लेकिन उन्हें प्यार से सपना देवी बुलाते हैं, ताकि अपना देवी बहुत नाम कम अपने सुनने को देखने को आपको मिला होगा, इसलिए सपना देवी मैंने बार बार इस कहानी में बुलाया है। वो बताते हैं कि साल 2007 की ये बात है। जयरामपुर एक गांव लगता है और थाना लगता है मिर्हेची और इनका जिला लगता है एटा, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक एटा जिला लगता है। 2007 में इनकी शादी होती है। पहले एक बेटी पैदा होती है और उसके बाद फिर एक बेटा पैदा होता है और उसके बाद फिर एक और बेटा पैदा होता है, यानी कि 3 बच्चे पैदा होते हैं। और ये जो घटनाक्रम है, ये जो मामला है, जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो चारों तरफ समाज में इस घटना को लेकर के तमाम तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। माँ और बेटे जैसा रिश्ता, उसमें आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? जब बेटी से मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने ये पूछना शुरू किया तो बेटी को शुरुआत में ये लग रहा था कि पता नहीं ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने उसको ये एहसास दिलाया तो वो लड़की जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो बीमार पड़ने लगती है और अपने माँ की उस कर्तव्य को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसके माँ ने ऐसा काम क्यों किया। एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आप क्या कहना चाहती हो, तो उसने कहा कि बस मैं अपने माँ से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी नगद या फिर जो भी जायदाद तुम यहाँ से ले करके गई हो वो तुम हमें वापस दे करके चले जाओ, इसके अलावा हमें तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। यही बात जब एक पत्रकार ने जितेंद्र उर्फ जीतू से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो वो कहता है कि बस मैं पुलिस प्रशासन से एक ही अपील करता हूँ, एक बार मेरे आंखों के सामने मेरे पत्नी को तुम ला करके दे दो। मैं अपने पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने अपने बेटे के लिए इतना बुरा काम क्यों किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले को जीडी में दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। जब पुलिस वाले यानी कि अधिकारियों से जब जानने की कोशिश की कि आखिरकार आपने
ये इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी है। तो वो कहते हैं कि लड़का यानी कि दामाद जो है और लड़की जो सास है, सास की उम्र लगभग 38 साल है और जो दामाद है उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। दोनों बालिग है और भारत का जो कानून है वो कहता है कि 18 साल के ऊपर होने के बाद वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। वो खुद ये जानते हैं कि इसका फैसला अच्छा है या फिर बुरा है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया है। यदि सास ये जिद पर अड़ जाए कि उसे अपने दामाद के साथ ही रहना है तो शायद जितेंद्र भी नहीं बल्कि कानून भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, वो दोनों साथ ही रहेंगे। हालांकि इस मामले में जो शिकायत दी गई है 3.5 लाख रुपए की, साथ ही जो शिकायत दी गई है कि उसने 5 लाख रुपए के जेवर जो साथ लेकर के गई है, इस मामले में जरूर हो सकता है कि कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाए, भविष्य में ये बात तय हो जाए। अगर ये बात अपराध सिद्ध नहीं हुआ कि वो घर से सामान या फिर कुछ ऐसा चोरी वगैरह उसने नहीं किया है तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन ढूंढ के भी शायद कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसने ना केवल 2 बच्चों का नुकसान किया है, दो बेटे हैं और साथ ही बेटी का नुकसान भी उसने किया है। बेटी की इज्जत को भी तार-तार किया है, पति की इज्जत को भी तार-तार किया है। समाज में जो एक मैसेज था, जो संदेश था, वो भी बहुत गलत चला गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, सोच समझ करके काम करना चाहिए। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक सास ने आखिरकार ऐसा क्यों कदम उठाया, जबकि वो उसके बेटी से महज 2 साल बड़ा है। बेटी 18 साल की है तो बेटा दामाद जो है वो 20 साल का है। ऐसा क्यों किया? बस यही सोच सोच कर बेटी का भी और उसके पति का भी और साथ ही पूरे समाज का भी सोच कर बुरा हाल है कि आखिरकार ये समाज किस ओर जा रहा है। आजकल हमारे समाज में ये कैसी घटनाएं घट रही हैं, लोगों की मानसिकता कितनी लेवल तक गिर चुकी है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।